उसने मुझे बोला कि ये बच्चा अबॉर्ट करना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि मैंने ड्रग्स लेके सेक्स किया था। 6 महीने बाद ही मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई। उसने मुझे ये बोला कि ये तो मेरा बच्चा ही नहीं है, मैं उसका चाचा लगता हूँ, पापा नहीं। मैं गुस्से में आके सो गई। उसने आके पिलो लेके मेरे मुंह पे दबा दी और गला मेरा इस तरीके से घोटना शुरू किया कि मैं सांस भी ना ले पाऊँ। मैं एकदम चोक हो गई, मेरा गला दर्द करने लगा और मेरी आँखों से पानी आ गया। मुझे ऐसा याद है कि मेरे ना बालों से भी ऐसी गरम स्टीम आ रही थी और मैं ऐसे झटपटा रही थी। नमस्कार, मेरा नाम चारू खाबड़े है। मैं एक फ़िल्म प्रोड्यूसर होने के साथ-साथ एक विमेन एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरा जन्म मुंबई में बांद्रा इलाके में हुआ है। मेरे पापा गवर्नमेंट में बहुत बड़ी पोज़ीशन पे काम करते थे। मेरे 2 भाई, 1 बहन और माँ, ऐसा मेरा परिवार हुआ करता था और बहुत ही हैप्पी गो लकी फैमिली से मैं हूँ। मेरी लाइफ़ बहुत अच्छे से चल रही थी। मैं स्कूल में एक एवरेज स्टूडेंट हुआ करती थी। इतना अच्छा मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, बट हाँ, मैं कुछ करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छी थी, जैसे कि क्रिकेट खेलना और डांस करना। और एवरेज स्टूडेंट होने के नाते घरवाले भी इतना ध्यान नहीं देते थे, पर हाँ, मैं बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड रही हूँ बचपन में। लाइफ़ अच्छे से चल रही थी, सब चीज़ें सही चल रही थी। मैं 10th में थी, मेरा एजुकेशन भी अच्छे से चल रहा था और एक दिन, जैसे हर एक की लाइफ़ में एक पल आता है, वैसे मैं टीनेज में पहुँच गई। और टीनेज में जाते ही मुझे एक लड़के से अट्रैक्शन हुआ। बट अट्रैक्शन, इन्फैक्चुएशन ये आज के वर्ड्स हैं, जो कि मुझे लगता है उस वक़्त हम उसी को प्यार समझ बैठे। मेरे 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स थे। उसी के पहले दिन मेरे भाई के दोस्तों ने और मेरे भाई ने मेरे बॉयफ्रेंड को घसीट के घर पे लेके आए और मेरे पापा मेरी फैमिली के सामने उसको खड़ा कर दिया। मुझे आज भी वो दिन याद है कि मुझे लग रहा था कि अगर मैं मना कर दूँगी, तो ये पिट जाएगा। और मैं हाँ कर दूँगी, तो मैं पिट जाऊँगी। पर जिस तरीके की मेरी परवरिश है, ना करना तो बनता ही नहीं था। मैंने मेरे पापा के सामने मुँह खोल के जिस इंसान का मुझे सिर्फ़ नाम ही पता था, मैंने उस इंसान के लिए ये बोल दिया कि इसका नाम है और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। बस थप्पड़ तो उसे भी पड़े, मुझे भी पड़े। मेरे पापा के सामने मैंने बोल तो दिया कि मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, पर मैं सिर्फ़ 15 साल की थी। मुझे समझ ही क्या आता था कि वो प्यार है, इन्फैक्चुएशन है। ये बड़े-बड़े शब्द समझने के लिए मैं उतनी काबिल ही नहीं थी। 11th-12th भी हो गया। मैं फर्स्ट ईयर में थी और मैं सीआर थी। रिसेस खत्म हुई, सब लोग अंदर आने वाले थे। एक लड़के ने आके मुझे रिक्वेस्ट किया कि क्या चारू मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? मैंने मना नहीं किया। मैंने बोला क्यों? तो उसने बोला मुझे किसी लड़के को जेलस फील करवाना है। मैंने वो हाथ पकड़ा और बस रिसेस खत्म हुई, वो अंदर चला गया। मैं मुड़ी, पीछे मेरा बॉयफ्रेंड खड़ा था। मेरे हाथ-पैर काँपने लगे। मुझे समझ में आ गया कि मैंने गलती कर दी। एक गलती वो थी, ये दूसरी गलती थी। मैंने वैसे ही बैग उठाया, मैं बाहर चली गई। उसके घर पे उसके मम्मी-डैडी नहीं होते थे, क्योंकि वो काम पे जाते थे। मैं उसके घर पे गई, मैं उसको बता रही हूँ कि इंसिडेंस क्या था। उसने मेरी एक नहीं सुनी। 3 साल गुज़रने के बाद, मेरा उसके साथ नाम जुड़ के बदनाम होने के बाद, मुझे कोई ऑप्शन नहीं लग रहा था कि इस रिश्ते से मैं बाहर आऊँ। बस, मैंने उसको समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, मैंने उसके पैर तक पड़े, वो मानने को ही रेडी नहीं था। मुझे क्या हुआ पता नहीं, मैंने स्ट्रेस में जाके उसी के किचन से एक नाइफ़ ली और अपना हाथ काट दिया। खून इस तरीके से गिरा और मुझे 2 मिनट के लिए कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मैंने कैसे-कैसे अपने आप को सँभाला, मेरे हाथ से खून बह रहा था, फिर भी मैं नहीं समझ पाई कि उस इंसान के अंदर मेरे लिए इमोशंस नहीं है। मैंने उसको समझाने की कोशिश की, वो नहीं माना। मैं वहाँ से निकल के अपने पापा के दोस्त के घर पे चली गई, वर्ली में, बांद्रा टू वर्ली मैंने चल के सफ़र किया। मैं वहाँ पे पहुँची, उनको मैंने हकीकत बताई और मैं वहीं पे गिर गई। जब डॉक्टर के पास मुझे लेके जाया गया, उन्होंने कहा कि या तो हाथ कट सकता था, या तो ये मर सकती थी, क्योंकि 1 एमएम का गैप रह गया था, मेरी नस और मेरा लाइफ़ के बीच में। यहाँ से शुरुआत हुई, फिर मैं घर पे चली गई। मेरे पापा को लगा कि मेरा भाई जो मुझे दबाव डालता है, ये मत करो, वो मत करो, इससे बात मत करो, उसी की वजह से मैंने ये स्टेप लिया। हालाँकि उनको रीज़न नहीं पता था मेरे करने का रीज़न क्या था। और फिर मेरे घर से मुझे रोक-टोक करना बंद कर दिया गया
और मेरी ताकत और बढ़ गई, मेरी हिम्मत और बढ़ गई। मैंने वो सारी चीज़ें अपने बॉयफ्रेंड के लिए करना शुरू किया, जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। उसी बीच मेरे घरवालों ने फ़ोर्स किया कि अभी तुम लोग शादी कर लो। मात्र 19 साल की उम्र में कॉलेज छोड़ के मैंने सिर्फ़ ये प्रूव करने के लिए मैं तुम्हारी हूँ, इसीलिए मैंने शादी की। बहुत ही धूम-धड़ाके से मेरी शादी हुई और मैं ससुराल पहुँची। 3 दिन के बाद हमारे घर में पूजा थी। पूजा का दिन था, हम पूजा करके घर पे आए और सब बैठे थे राज़ी-खुशी और सब लोग बातें कर रहे थे। मेरे पति ने उसी वक़्त मेरे मुँह पे थूक दिया और मुझे ये बोला कि तुमसे शादी करके मैंने गलती कर दी। शादी के तीसरे दिन मुझे समझ ही नहीं आया कि मैंने क्या किया। ना मैं घर पे बता सकती थी, ना मैं खुद को समझा सकती थी, ना किसी का सहारा लेके इस चीज़ से बाहर निकल सकती थी। चीज़ें ऐसे ही बढ़ती गई। 2-3 महीने निकल गए, शादी को सिर्फ़ 6 महीने हुए और मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैंने घर पे बता दिया, तो घरवालों ने मुझे ही दोष दिया। अपने बेटे का सपोर्ट करते हुए लोगों ने मुझे ही दोष दिया कि तुम्हें समझ में नहीं आता। मेरी 20 साल की उम्र में मुझे समझ ही क्या आता, पर दोष मुझे ही दिया गया। और फिर मेरे हस्बैंड ने जो चीज़ मुझे बताई, मैं एकदम शॉक हो गई। उसने मुझे बोला कि ये बच्चा अबॉर्ट करना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि मैंने ड्रग्स लेके सेक्स किया था और ये बच्चा हम रख नहीं सकते क्योंकि ये एब्नॉर्मल पैदा हो सकता है। तुम डॉक्टर को फ़ोन करके बोलो कि बच्चा नहीं रखना। मुझे आज भी याद है, मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया और मैंने उनको बोला कि सर, ये अबॉर्शन करना है। उन्होंने मुझे डाँटा कि तू 20 साल की है, पहला बच्चा है, अबॉर्शन तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक है। पर मैंने बोला ऐसा-ऐसा हुआ, करना तो पड़ेगा। मेरा अबॉर्शन हुआ। मैं अबॉर्ट करके घर पे आई, तो भी मुझे कामवाली की तरह काम करवाया गया। जबकि ना मेरी बॉडी तैयार थी, ना मेरे इमोशंस रेडी थे, किसी भी चीज़ को मैं रेडी नहीं थी। लाइफ ऐसे चलती गई, 6 महीने बाद ही मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई। मैं प्रेग्नेंट होने के बाद मुझे सबने मुझे मुझे ही दोष दिया, जैसे कि मेरा ही दोष है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। किसी ने उसको नहीं बोला कि तूने किया, सब लोग मुझे बोले कि तुम लोग ये पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो इस तरीके से करके। फिर बहुत मिन्नतों से वो बच्चा रखने का डिसीजन लिया गया। उसी के बीच में मेरे हस्बैंड के मासी का बेटा जो हमारे घर पे आता था, सिर्फ 12 साल का, 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता हुआ लड़का, देवर-भाभी, भाई-बहन जैसा रिश्ता था हमारा। हमारा एक-दूसरे के साथ हँसी-मज़ाक करना मेरे हस्बैंड ने दिल पे इतना ले लिया कि अपनी मौसी का लड़का मेरी बीवी को प्रेग्नेंट कर चुका है, ये उसने ठान लिया। उसने मुझे ये बोला कि ये तो मेरा बच्चा ही नहीं है, मैं उसका चाचा लगता हूँ, पापा नहीं। चीज़ें ऐसे ही बढ़ती गई। मेरा बेबी शावर था और उसके 1 दिन पहले मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ झगड़ा किया। बात कुछ इस तरीके से आगे बढ़ी, आर्ग्यूमेंट्स इतने ज़्यादा बढ़े कि उसने पीछे से आके मेरा गला पकड़ लिया। उसने ये तक नहीं सोचा कि पेट में उसी का बच्चा है। मैंने कैसे-तैसे अपने आप को छुड़ाया। उसी के मौसी के लड़के ने उसको आके बोला, "भैया प्लीज़ छोड़ दो भाभी को, ये सही नहीं है, वो प्रेग्नेंट है।" दूसरे दिन मेरा बेबी शावर हुआ, मैं अपने घर पे चली गई। कुछ कुछ दिन चले गए, मेरी डिलीवरी हो गई, मेरा बच्चा पैदा हो गया, चीज़ें चलती रही। डोमेस्टिक वायलेंस कभी नहीं रुका, कभी इस बात पे, कभी उस बात पे झगड़े होते गई, मारपीट होती गई, मैं सहती गई। सिर्फ़ मेरे पति ने ही नहीं, मेरे सास-ससुर ने भी मुझ पे रोक लगाई थी। मुझे बहुत बुरा-भला बोला जाता था, मेरी ननद ने। मैंने बहुत कुछ सहा। एक सिचुएशन ऐसी आई, मेरा बेटा 3 साल का हो रहा था और मेरे पति का और मेरे ससुर जी का कुछ झगड़ा हुआ और अचानक मेरे पति ने बोला कि तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी। जिस लड़की ने कॉलेज ही छोड़ दिया था, जो मराठी मीडियम से पढ़ी थी, वो कहाँ से नौकरी करती? मैंने बोला ये कैसे हो सकता है? मुझे कुछ नहीं आता। उसने बोला नौकरी तो तुमको करनी पड़ेगी। सो बहुत 6-7 महीने बहुत न मेहनत करने के बाद मुझे एक कॉल सेंटर में नौकरी मिली, जो कि मेरे घर से बहुत दूर था और मेरी लाइफ में पहली जॉब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ 2500 के लिए मिली। 2500 के लिए मैं नाला सोपारा टू लोअर परेल ट्रैवल करती थी। 2 ट्रेन बदल के, 1 बच्चे का करके, घर का सब करके मेरी जान निकल जाती थी।
बट घर सँभालने के लिए, अपना परिवार सँभालने के लिए मैंने वो करना शुरू किया। चीज़ें ऐसे शुरू हुई, एक दिन मैं ऑफ़िस से घर पे पहुँचने के लिए लेट हो गई। मुझे आज भी याद है कि मैं नहाने गई थी और मेरा हस्बैंड एकदम तिलमिलाता हुआ घर के अंदर आया और उसने पूछा, "किधर है वो?" मेरे सास-ससुर ने बोला, "नहा रही है।" मैं जैसे ही नहा के बाहर आई, मेरे पति ने मुझे बालों से घसीटते हुए हॉल में लाया और मुझे लातों बुक्कों से मारने लगा। मैंने बोला, "क्या हुआ?" उसको मैंने बताया कि ट्रेन लेट हो गई इसलिए मैं लेट हो गई। और उसने बिना कुछ जाने-पहचाने उसने मारना शुरू कर दिया मुझे। मेरे सास-ससुर मेरे बच्चे को लेके बैठे हैं, पर उन्होंने एक ट्राई नहीं किया कि अपने बेटे को बोले कि तू ये गलत कर रहा है। उसने मुझे मारते हुए एक टेबल उठाया और मेरे सर पे डालने ही वाला था, तब मेरे ससुर उठे और बोला कि ये तू गलत कर रहा है। और उन्होंने वो झगड़ा रोका। चीज़ें ऐसे ही चलती गई, ऐसे ही चलती गई। बट करियर वाइज़ मैंने बहुत ग्रोथ कर ली और मैंने अविवा लाइफ इंश्योरेंस जॉइन किया था, जहाँ पे मुझे क्लाइंट से मिलना होता था। मैं मेरे क्लाइंट से मिलके ट्रेन से घर पे लौटी, फ़ोन पूरा डिस्चार्ज हो चुका था। जैसे मैंने बताया कि लोड शेडिंग की वजह से हमेशा लाइट जाती थी, उस दिन भी गई थी। रात को लाइट आई, फ़ोन चार्ज हुआ, नोटिफ़िकेशन पे नोटिफ़िकेशन आने लगे। मुझसे पहले मेरे पति ने मेरा फ़ोन उठाया, मिस्ड कॉल अलर्ट के साथ एक फॉरवर्डेड रैंडम मैसेज किसी रैंडम फ्रेंड का था, बस उसको पढ़ के उसने मेरा फ़ोन ज़मीन पे पटक दिया। मैं जिस कंपनी में थी, वहाँ पे मेरे कॉन्टैक्ट्स मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे और फ़ोन फोड़ने की वजह से मुझे ऐसा लगा मेरे हाथ से सब फिसल गया, जो मेरी मेहनत थी, क्योंकि कॉन्टैक्ट्स मैं कहाँ से लाऊँ? सबके नंबर उसी फ़ोन में थे। और मैंने गुस्से से उससे बात करना शुरू किया कि एक तो तूने मुझे नौकरी के लिए भेजा, सब चीज़ें करने के बाद आज बहुत मेहनत से मुझे ये चीज़ मेरे हाथ में आई और तूने मेरा फ़ोन फोड़ दिया। आर्गुमेंट होते-होते इतना ज़्यादा हो गया कि उसने मैं गुस्से में आके सो गई। उसने आके पिलो लेके मेरे मुँह पे दबा दी और गला मेरा इस तरीके से घोटना शुरू किया कि मैं साँस भी ना ले पाऊँ। मैं एकदम चोक हो गई, मेरा गला दर्द करने लगा और मेरी आँखों से पानी आ गया। मुझे ऐसा याद है कि मेरे ना बालों से भी ऐसे गरम स्टीम आ रही थी और मैं ऐसे झटपटा रही थी और मेरा हाथ मेरे बेटे के ऊपर पड़ा, जो 3 साल का था। वो डर के उठ गया। उसने देखा कि कुछ गलत हो रहा है। उसे क्या समझ में आता कि उसकी माँ के साथ क्या हो रहा है। पर उसने देख के वो डर गया कि पापा माँ के साथ क्या कर रही है पिलो दबा के। बस उसने रोना शुरू किया। जब झगड़ा हो रहा था, तब तो मेरे सास-ससुर ऊपर नहीं आए, पर छोटे बेटे की आवाज़ सुन के वो भागते हुए ऊपर आए। मुझे लगा कि वो मेरी साइड लेंगे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने बेटे को बोला कि तुम लोगों का झगड़ा हमेशा का होता है, तू नीचे चल। मैं उनको बता रही हूँ कि क्या हुआ, मुझे कोई सुन ही नहीं रहा था। मैं नीचे आई, मेरे सास को मैंने बताने की कोशिश की कि मुझे गला दबा के चोक करने की कोशिश की गई है। ये देखो मार्क, मैंने बताने की कोशिश की कि यहाँ पे मार्क है, मुझे निगला भी नहीं जा रहा है, मैं पानी भी नहीं पी सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे सिर्फ़ इतना बोला कि तुम लोग का हमेशा का है, तू सो जा। दूसरे दिन उठ के मुझे लगा मुझे कोई पूछेगा, पानी तक किसी ने नहीं मुझे पूछा उस दिन। मैं शॉक में थी कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरे सास-ससुर मेरी सिस्टर इन लॉ के घर पे निकल गए, मेरा बेटा, मैं और मेरा पति। मेरा पति तो ऐसा बिहेव कर रहा था कि उसने प अगली रात कुछ किया ही नहीं, बट मैं शॉक में थी। मैंने कैसे-कैसे करके फ़ोन शुरू किया, डिस्प्ले खराब था। लास्ट ना डायल पे जो भी नंबर आया मैंने कॉल किया। फॉर्च्यूनेटली वो मेरे दोस्त का था। मैंने उसको कॉल किया, मैंने बताया मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ। उसने मुझे बोला कि तू ऑफ़िस के लिए निकल जा और मुझे आके मिल। मैं निकली ऑफ़िस के लिए और वहाँ आई, उससे मिली। उसने मुझे एक फ़ोन दिया अपना और मुझे बोला गाड़ी में बैठ के बात कर। पहली बार ज़िंदगी में मैंने एक लड़की से बात की जो कि पूना की थी। मैंने पहली बार अपनी पूरी स्टोरी मेरे ऊपर जो-जो चीज़ें हुई, जो अत्याचार मेरे ऊपर हुए, मैंने किसी लड़की से शेयर किए। फिर उसने मुझे जो समझाया, वो मुझे बहुत सही लगा। उसने मुझे अपने लिए स्टैंड कर लेने के लिए बोला क्योंकि उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ था कि जिस इंसान के लिए मैं अपनी जान देने के लिए तक रेडी हूँ, वो मेरी जान लेने के लिए रेडी है और मुझे अब ये चीज़ तोड़नी चाहिए। मेरा अब्यूज़ मुझे अभी रोकना चाहिए। मेरी एक ही लाइफ़ है, मैं किसी के लिए क्यों बर्बाद करूँ? बस, मैं अपने घर चली गई, अपने बड़े भाई को
अपने दोनों भाई और बहनों को ये चीज़ें बता दी। मेरा भाई बहुत रोया, जिसने मुझे ये शादी करने से मना किया था। बट बाय द गॉड ग्रेस मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। उन्होंने बोला बस आज के बाद तू नहीं जाएगी। और मैं 23 साल की उम्र में अपने परिवार में वापस आ गई। मेरे पति ने बहुत कोशिश की कि मैं वहाँ सुखी ना रह पाऊँ। उसने मुझे प्रोस्टिट्यूट जितनी गालियाँ दी, मैं आज बता नहीं सकती कि उसने मुझे क्या नाम से बुलाया है। बट वो मुझे गंदी-गंदी गालियाँ देके सोसाइटी में आके अब्यूज़ करता था। मेरा बेटा भी मेरे पास था तभी। ऐसे कुछ रीज़न हो गए कि मेरे पापा ने मुझे बोला कि अगर तू बेटा तेरे पास रखेगी, तो ये ऐसे ही आता रहेगा। तू कुछ भी नहीं कर रही है, तू अभी तक अपने पैरों पे भी नहीं खड़ी है। मुझे 3 सोसाइटी से घर बदलना पड़ा। जहाँ-जहाँ वो आके मुझे अब्यूज़ करता था, वहाँ-वहाँ पे रेसिडेंस में फैमिलीज़ हुआ करती थी जो कंप्लेंट करती थी। उनकी वजह से मुझे 3 जगह से घर छोड़ना पड़ा। फाइनली डाइवोर्स की कंडीशन ये रख दी गई कि बच्चे की कस्टडी अगर मुझे मिलती है, तो ही मैं डाइवोर्स दूँगा। और मैं बहुत छोटी थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ 24 साल की थी मैं। और डाइवोर्स का डिसीजन लिया गया। 2006 में मेरा लीगल डाइवोर्स हुआ। बच्चे की कस्टडी मेरे हस्बैंड के पास चली गई क्योंकि वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग था। यहाँ से मेरी लाइफ की शुरुआत हुई नए तरीके से। मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया और मैंने पहली बार सोचा कि अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूँ। मैंने अपने ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया, साइड बाय साइड मैं जॉब भी देख रही थी। जो जॉब मैं कर रही थी उससे मुझे रेगुलर इनकम नहीं थी, इसलिए मैं जॉब करना चाहती थी। चीज़ें ऐसे चलती गई और मुझे अच्छी जॉब मिल गई। मेरी लाइफ की पहली जॉब थी मीडिया एजेंसी में, व्हिस्लिंग हाउस इंटरनेशनल जो कि सुभाष घाई जी की बहुत बड़ी कंपनी है और वहाँ से मेरा फ़िल्म मेकिंग का करियर शुरू हुआ। मैंने ज़िंदगी में नहीं कभी सोचा था कि मैं फ़िल्म मेकिंग में आऊँगी। बहुत बढ़िया सब चल रहा था। मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। मुझे काम करते-करते फ़िल्म इंडस्ट्री में 4 साल पूरे हुए। उसके बाद मैंने अपग्रेड करने के लिए अपना एमबीए का एडमिशन भी लिया। मेरा कॉलेज चल रहा था, मेरे कॉलेज का सेकंड ईयर था। 2011 की बात कर रही हूँ मैं। सब चीज़ें सही थी। मैंने मेंटली अपने आप को खड़ा कर लिया था, इमोशनली मैं अपने कंट्रोल में थी। एक दिन मैंने पापा को फ़ोन किया। मैंने किसी बच्चे की आवाज़ सुनी। बहुत सालों बाद एक सुनी-सुनाई आवाज़ मुझे सुनाई दी। मैंने मेरे भतीजे को पूछा, "आयुष है क्या?" उसने बोला, "हाँ।" और पीठ पीछे मेरे पति की आवाज़ आई। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जो 4 साल मैं भूल गई थी, वो मेरी आँखों के सामने आए। मुझे डर लग गया, हो क्या रहा है? क्योंकि मैं मुंबई में, ये चल कोल्हापुर में रहा है। मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या है? मैं पैनिक हो गई, एंग्ज़ियस हो गई। जिन चीज़ों से मैं बाहर आई थी, एक पल में सब चीज़ें खत्म होके मुझे एकदम ऐसा शिवरिंग होने लगा। मैं ऑफ़िस में वो नहीं थी, जो इतने 4 सालों में बनी थी। मैं अपनी सीट पे आके बैठी, 2 घंटे बाद मुझे कॉल आया, मेरे अंकल का। उन्होंने बोला कि तेरे ससुराल वाले घर पे आए हैं, तेरा बच्चा अभी बड़ा हो रहा है, उसको स्कूल में सवाल किए जाते हैं उसकी माँ किधर है? मैंने बोला तो? तो अभी सोचना है। क्या सोचना है? तुम वापस चली जाओ। लीगल डाइवोर्स करने के बाद वापस चली जाओ? मैंने अपने आप को खड़ा किया है। सोचो, तुम्हारी लाइफ हो चुकी। मुझे ये स्टेटमेंट दिया गया कि तुम्हारी लाइफ तो हो चुकी, तुम जी लिया, बच्चे के लिए जीना सीखो। और घर में ये डिस्कशन चल रहे थे, फ़ोन रख दिया गया, मैं डिस्टर्ब हो गई। घर आई ऑफ़िस से, रात को पापा को फ़ोन किया, पापा मैं ये शादी नहीं करूँगी, मैं वापस नहीं जाऊँगी। पापा ने बोला सोच लो, बच्चे की लाइफ़ का सवाल है, तुम्हारा बेटा तुम्हारे बिना बड़ा हो रहा है, उसे लोग पूछते हैं उसकी माँ किधर है? और पापा मैंने 4 साल ये किया है, ये अभी नहीं है, अगर आप मुझे फ़ोर्स करेंगे तो मैं सुसाइड कर लूँगी। एक बार वो चीज़ कर चुकी हूँ मैं। तो मेरे घरवाले तो ये मानते ही कि मैं कर सकती हूँ। 2 दिन चले गए, तीसरे दिन पापा को पैरालिसिस का अटैक आया। मुझे बहुत डर लगा, उनको खोने का।
जो मेरी लाइफ में सब कुछ है, उन्हीं की वजह से मैं खड़ी थी। घरवालों ने भी मुझे ब्लेम किया, मेरे भैया-भाभी, दीदी, तेरा टेंशन है पापा को, तेरा टेंशन है पापा को। और मैंने भी मान लिया। 1 डेढ़ महीना वैसे ही बीत गया। मेरे हस्बैंड का मुझे कॉल आया, मैं बदल गया हूँ, मैंने सब छोड़ दिया, ड्रग्स लेना छोड़ दिया, दारू पीना छोड़ दिया, तू वापस आ जा, हमें ज़रूरत है। डाइवोर्स होने के बाद वापस आ जा। मैंने बोला मुझे सोचने का टाइम चाहिए। सब जगह से प्रेशर हो रहा था, घर से सब लोग बोल रहे थे, सोचो, 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 जहाँ जाओ सोचो, सोचो, ना काम पे फ़ोकस, ना बाहर फ़ोकस, ना कॉलेज में फ़ोकस। मेरा फाइनल ईयर था एमबीए का, समझ ही नहीं आ रहा था। सोचा चलो सोच के देखते हैं, नोन डेविल इज़ बेटर देन अननोन डेविल, देखते हैं इसका क्या होता है। और मैंने उसको 6 महीने का टाइम दिया। आप मानोगे नहीं, 6 महीने में उस इंसान ने वो दिखा दिया जो इतने सालों में वो नहीं था। मुझे असलियत और नकलीपना, उसका डिफरेंस ही समझ में नहीं आया। मैंने सोचा अरे वाह! बदल गया, अच्छी बात है। मैंने फिर से शादी का डिसीजन ले लिया। इस बार धूम-धड़ाके से नहीं, मंदिर में हमारी फिर से शादी कर दी गई। 2 महीने सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। एक दिन ऐसा आया, वो अपनी औकात पे फिर से आ गया। उसका रिसॉर्ट था, वो किचन में काम कर रहा था, एज़ अ शेफ़ वो खाना बना रहा था। दारू पी रहा था, ड्रग्स ले रहा था, मैंने उसको ऑब्जेक्ट किया, "अरे! तुमने तो छोड़ दिया।" उसने मुझे बोला, "ए चिनार, चल तू जा, मुझे मत सिखा" और चप्पल उठा के फेंक दी। मैंने जो इंसान छोड़ा था, मैंने उसकी परछाई फिर से देख ली। मुझे समझ नहीं आया कि अब क्या? दूसरी बार? चलो, शुरू हो गई, चीज़ें वैसे-वैसे बढ़ती गई। पर इस बार उसने थोड़ा अलग तरीका अपनाया। मेरा बड़ा बेटा बड़ा हो चुका था। वो अभी 8 साल का था, उसे चीज़ें समझ में आ रही थी। मैं तभी जॉब करती थी। उसने मेरे बेटे को सिखाना शुरू किया, मम्मी पूरा दिन क्या करती है देखो, उसके मैसेजेस चेक करो किससे बात करती है, कॉल किससे करती है। ये सब चीज़ों पे मेरे बेटे ने वॉच रखना शुरू किया। चीज़ें वहीं से शुरू हुई। अब मैंने जॉब छोड़ दी थी, सब चीज़ें छोड़ दी थी, उसी के लिए जीना शुरू किया था, रिसॉर्ट पे काम करना शुरू किया था, पैसे की मोहताज हो गई थी। जिस लड़की ने एमबीए कंप्लीट किया था, अच्छी एजुकेशन की थी, वो आज फिर से हाउसवाइफ बन गई थी। बीच में मेरे बच्चे को एक्टर बनने का शौक आया और फिर मैं उसी लाइन में थी। मैंने अपने बच्चे के लिए तो कॉन्टैक्ट्स यूज़ किए और उसको एक एक्टिंग का ब्रेक मिला, जिसकी शूट नैनीताल में थी। आधी फ़िल्म की शूट हो गई, मैं वापस आ गई। मुझे इन्वेस्टर का फ़ोन आया कि चारू तुम ये फ़िल्म टेक ओवर करो। फ़िल्म मेकिंग का मुझे नॉलेज था, पर कभी मैंने फ़िल्म नहीं की थी। मैंने अपने हस्बैंड को बताया, उसको अच्छे खासे पैसे दिख रहे थे। उसने बोला ज़रूर करो। मैं खुद शौक थी कि ये मान गया। उस फ़िल्म को मैंने टेक ओवर किया, उसके लिए मेरी अंधेरी में ऑफ़िस बनी और उसका शूट कंप्लीट करके उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल ही रहा था। बीच में ऐसे-ऐसे इंसिडेंट्स होते थे कि मैं अगर ऑफ़िस से घर में लेट पहुँचूँ, तो भी मेरे कैरेक्टर के ऊपर शक किया जाता था। मेरे पार्टनर्स के साथ मेरे नाम जोड़े जाते थे कि मैं उनके साथ सोती हूँ। ये चीज़ें चल ही रही थी। जिस इंसान के लिए आपके दिल में रिस्पेक्ट ना हो, आप उस इंसान का टच भी नहीं पसंद करते। 1-2 महीने के अंदर ही एक फिर से न्यूज़ आई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे हस्बैंड ने बोला, "मैं इस बच्चे के लिए रेडी नहीं हूँ, तुम इसको अबॉर्ट करो।" घरवालों ने बोला, "इस एज में क्या बेबी करना, अबॉर्ट करो।" बट अनफॉर्च्यूनेटली 3.5 महीने पूरे हो चुके थे, उस बेबी को अबॉर्ट करना पॉसिबल नहीं था। डॉक्टर से बात की गई, डॉक्टर ने बोला कि इसकी जो एज है, मैं तब 32 थी, उन्होंने बोला कि ये बच्चा कर लो, उसके बाद मत करना। वो बच्चे को रखने का डिसीजन हुआ। घर पे आए, दोष मुझे ही लगा कि तुम लोग को समझ में नहीं आता है। यहाँ तक मेरे घरवालों ने भी बोला, तुझे समझ में नहीं आता कि वो तुझे घर पे अटकाना चाहता है। हालाँकि मुझे पता था, बच्चा अगर होगा तो मैं घर से बाहर नहीं निकलूँगी। इसी एस्पेक्ट से मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रेग्नेंट किया था, जिस बात के लिए वो मुकर गया। ज़िम्मेदारी लेनी थी, ली। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि उसने वो बच्चा अबॉर्ट करने की कोशिश नहीं की। कभी बुलेट से कुदवा के, कभी कुछ खिला के, बट जो होना था वो होना था। बच्चा पैदा हो गया।
लाइफ चल रही थी। मेरी फ़िल्म की शूटिंग खत्म हुई, मेरा पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था, काम चल रहा था। एक दिन ऐसा था कि मेरा हस्बैंड रिज़ॉर्ट से तिलमिलाता हुआ घर पे आया। मुझे पता ही नहीं क्या हुआ। मैंने तुझे कितने कॉल किए? मुझे पता नहीं। उसने मेरे पार्टनर के बारे में 2-4 चीज़ें बोली और मुझे मारना शुरू किया। उस वक़्त मैंने मार खा ली। मुझे बहुत बुरा लगा। फिर से बच्चा छोटा था मेरा, 9 महीने का। मुझे समझ ही नहीं आया। मेरी काम वाली भी थी। उस दिन से मैंने आगे के 6 महीने उससे बात ही नहीं की। पिन ड्रॉप साइलेंस। क्योंकि अभी 2 बच्चे हो गए थे। 1 था तभी बात अलग थी, 2 थे। अब मैंने रियलिटी एक्सेप्ट कर ली थी कि इसी के साथ जीना है। उसी बीच में जैसे एज़ अ फ्रेंड हम किसी से बात करते हैं, तो इन झगड़ों के बारे में कहीं न कहीं मैंने मेरे पार्टनर से डिस्कस किया था। जहाँ पे आप काम करते हो वो आपके दोस्त भी होते हैं, आपकी लाइफ में चेंजेस होते हैं, आपके चेहरे पे हँसी-खुशी सब देख के वो पहचान जाते हैं। मुझे पता नहीं कौन से ऐसे मोमेंट पे हमारी मैसेज पे बात हुई थी जिसमें मैंने ऐसे बोला था कि मुझे सुसाइड करने का मन कर रहा है और मैं नहीं जीना चाहती। उस पर सामने वाले ने ये आंसर दिया था, "तू टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूँ ना, आई लव यू।" अब आई लव यू एज़ अ दोस्त था, आई लव यू एज़ अ प्रेमी था, मुझे नहीं पता। पर मैंने उसके ऊपर रिप्लाई नहीं किया था। ये चीज़ मैं भूल गई थी। रेगुलर रूटीन चल रहा था। मेरा बेटा अब 1 साल का हो चुका था, दूसरा बेटा 12 साल का हो चुका था। सुबह के 6 बज रहे थे और अचानक मेरे हस्बैंड ने गाने गाना शुरू कर दिया, गंदा-गंदा बोलना शुरू किया। मैंने बोला, "तू क्या बोल रहा है? तू किसी एक की नहीं हो सकती। तेरे 10 बॉयफ्रेंड हैं। तेरे कितने अबॉर्शन हुए पता नहीं।" मैंने बोला, "अरे क्या बोल रहा है बच्चे के सामने?" 12 साल का बेटा था मेरा। उसके सामने तू ये सब चीज़ें बोल रहा है? अरे तेरे बेटे को भी पता है। मुझे बैकग्राउंड नहीं पता क्या हुआ था। तेरे बेटों को भी पता है कि उसकी माँ क्या है। बोला, "क्या पता है?" तब मुझे पता चला कि जो 6 महीने पहले जो मैसेज मुझे आया था, जिसका ज़िक्र मैंने किया, वो मैसेज मेरे बेटे ने रीड करके अपने पापा को दिखाया। उस चीज़ की आगे-पीछे की सच्चाई जाने बगैर मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए गए। इतना गंदा-गंदा मुझे बच्चे के सामने बोला गया, मैं उसको बोल रही हूँ कि चुप करो, चुप करो, चुप करो, मानने को तैयार नहीं। उसी में मेरी काम वाली आई, एक बेटा रो रहा है और हमारे झगड़े चल रहे। इतनी ज़्यादा हाइपर सिचुएशन हुई। मैं अस्थमा पेशेंट हूँ। मेरी साँस ऑलरेडी फूल गई थी। मैं अपने आप को कितना प्रूव करूँ? मैं कितना बताऊँ कि मैंने ये नहीं किया? मैं क्यों अपने आप के कैरेक्टर को बताती रहूँ कि मैंने ये किया है कि नहीं किया है, जब सामने वाले को भरोसा ही नहीं? चीज़ें इतनी हीट हो गई कि मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया। फिर उसने मुझे 2 थप्पड़ लगाए, फिर लात से मारा, मैं गिर गई। इस बार अकेली नहीं थी मैं। जो चारू गई थी, वो अलग थी। ये चारू अपने लिए स्टैंड लेना जानती थी। कामवाली के सामने, अपने 2 बच्चों के सामने, अपनी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ते हुए तो मैं नहीं देखना चाहती थी। मैं खड़ी हो गई। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, "अगर तुमने मेरे ऊपर हाथ लगाया, तो मैं 498 कर दूँगी, तुम्हारी माँ के ऊपर और तुम्हारे ऊपर।" उसको गुस्सा आया। उसने मुझे बहुत गंदी तरीके से अब्यूज़ किया और मुझे और 2 थप्पड़ लगाए। बस, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने अपने प्रोटेक्शन में उसको मारना शुरू किया। मैंने मारते-मारते उसको जाने के लिए बोला, दरवाज़े तक धक्का दिया और मैं उसको बोल रही हूँ, "जाओ, जाओ।" वो इतना गंदा बोल रहा था, इतना गंदा बोल रहा था कि मुझे ए एब्ज़ॉर्ब ही नहीं हो रहा था। मैं सोच ही नहीं पा रही थी कि ये क्या बोल रहा है? एक लड़की के लिए कोई कितना गंदा बोल सकता है? बच्चा सुन रहा है, काम वाली सुन रही है, छोटा बच्चा रो रहा है और मैं उसको धक्का देके बाहर निकाल ही रही थी। मेरी साँस फूल गई थी। पीछे से मेरा बड़ा बेटा आया और उसने मेरे पीठ में एक पंच मारा। मैं लिटरली ऐसे हो गया कि बस खत्म। मेरी आँखों से पानी आया। मैंने पीछे मुड़ के देखा। मेरा बेटा मुझे बोल रहा है कि तू क्या उनको घर के बाहर निकाल रही है? तू खुद चली जा, तू आई है। जिस बच्चे के लिए मैं वापस आई, वो बच्चा मुझे बोल रहा है कि तू वापस क्यों आई? फिर क्या करना था? मैं शांत हो गई। मैं अंदर आई, अपने छोटे बेटे को रेडी किया। 1 साल का था मेरा बच्चा। मैंने उसको लिया। जिस कपड़े पे मैंने घर छोड़ा, उस कपड़े पे मैं अपनी दीदी के घर गई, 4 दिन रही।
4 दिन में तो अगर घर पे कोई नहीं आता तो पुलिस कंप्लेंट की जाती है, पर मेरे हस्बैंड ने वो भी ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि टेकन फॉर ग्रांटेड, उसको लगा कहाँ जाएगी अपने माँ-बाप के बिना। उसने मुझे कॉल किया, फिर मैंने उसको उन सारी चीज़ों को दोहराया जो उसने मुझे बोली थी। वो मुझे बोल रहे, "अरे बच्चा, ऐसे क्या बोल रही है? तूने भी मेरे ऊपर हाथ उठाया।" मैंने इसलिए नहीं हाथ उठाया था कि मैं दिखाना चाहती थी कि मैं भी मार सकती हूँ। मैंने इसलिए उठाया था कि मुझे मार खाने का हक नहीं है। अगर तुम मुझे मार सकते हो तो मैं अपने प्रोटेक्शन में अपने लिए स्टैंड ले सकती हूँ, ये बताने के लिए। और मैंने उस दिन बोला कि मुझे वापस नहीं आना। उस दिन मैंने जिस कपड़े में घर छोड़ा था, उसी दिन मैंने सब चीज़ें छोड़ के अपने बेटे के साथ अकेले रहने का डिसीजन लिया। अपने माँ-बाप को कॉल किया, मैंने बोला आ जाओ, आपको मेरे साथ रहना है। 4 महीने अपनी दीदी के घर पे रही। मैंने अंधेरी में बहुत ढूँढ के एक फ्लैट लिया, अपने माँ-बाप को बुलाया और हम लोग साथ में रहने लगे। वहाँ से मेरा फ़िल्म मेकिंग का करियर और मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ। ज़िंदगी मेरे लिए कभी आसान नहीं थी, स्ट्रगल चल ही रहे थे। मेरी ऑफ़िस में रहते हुए मेरे पार्टनर्स ने भी मेरे साथ चीट किया। मैंने क्राइम पेट्रोल डायल 100 भी प्रोड्यूस किया है, वहाँ पे भी राइटर मेरे पैसे लेके भाग गया, मैं ही पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते रह गई। पर मेरी लाइफ़ में मुझे हमेशा सीखते रहने का और लेसन लेते रहने का सिखाया है और मैं वो कर रही थी। मैंने साइमा अवार्ड्स प्रोड्यूस किया, उसमें भी मेरे साथ चीट हुआ। मैं हिम्मत नहीं हारी, किसी भी चीज़ से मैं हिम्मत नहीं हारी। मेरे पापा को दूसरा पैरालिसिस का अटैक आ गया। आज मेरे घर में 2 बच्चे थे, एक मेरा बच्चा, एक पापा। दोनों को मैं और मेरी माँ सँभाल रहे थे। चीज़ें चल रही थी। मैंने उसी वक़्त एक फ़िल्म प्रोड्यूसर होने के साथ-साथ एक नया बिज़नेस एस्टेब्लिश किया। उस करियर में मैं पहली लड़की थी जो एज़ अ एग्रीगेटर मार्केट में आई फ़िल्म डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसकी मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। मेरे साथ जितना चीट हुआ मैंने उतना सीखा और मैंने अपने आप को पॉलिश किया और मैं एक सक्सेसफुल बिज़नेस वुमन बन गई। 2018, 19, 20 मैंने करोड़ों का टर्नओवर किया, अकेले। एक अकेली लड़की जिसका कोई सपोर्ट नहीं था, जिसकी कोई एजुकेशन नहीं थी, जिसका मार्केट में कोई स्टैंड नहीं था, आज मैं कुछ थी। आज मुझे लोग जानते हैं, मेरे नाम से जानते हैं। मैंने सारे चैनल्स में, सारे प्रोड्यूसर से पर्सनली मिलके अपने अपने आप को खड़ा किया। बट मुझे एक ही बताना है कि इन सारी स्ट्रगल्स में मैंने अपने आप को खड़ा किया है। मैं आज एक सक्सेसफुल फ़िल्म प्रोड्यूसर, मेरी वेब सीरीज़ चल रही है, मैंने एक फ़िल्म प्रोड्यूस की, एक टीवी शो किया और मैं एक बहुत अच्छा बिज़नेस खड़ा कर पाई। मुझे जितना तोड़ने की कोशिश की गई, मैं उतना हर दिन खड़ी हुई हूँ। एवरी डे मैंने अपने आप पे काम किया, एवरी डे मैंने अपने आप को शार्प किया है। तो मेरा कहना बस यही है, जितनी भी मेरी महिलाएँ दोस्त हैं, अगर मैं कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हो। जो हमें लगता है कि हमें डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार रहना चाहिए, हमें अत्याचार नहीं सहने चाहिए। एक हाउसवाइफ होने के बाद हाउसवाइफ टू वर्किंग लेडी टू बिजनेस विमेन, ये मेरा सफ़र हर एक औरत के लिए एक लेसन है कि आप भी कर सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं है डोमेस्टिक वायलेंस सहने की, अपने लिए स्टैंड लो। कोई आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा, आप अपने लिए लो। अपने लिए लड़ो, अपने लिए करो। इफ आई कैन, यू कैन। सो इसी के साथ जाते-जाते मैं जोश टॉक्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मंच दिया है, यहाँ खड़ा होके अपनी बात रखने के लिए एक मौका दिया है, ताकि मैं हर उस औरत की लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर सकूँ। मेरी वजह से किसी और की ज़िंदगी सँवरे, बस यही मेरा और जोश टॉक्स का इरादा है और इसी के साथ मैं अपना स्पीच खत्म करती हूँ। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियां हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती है। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीखकर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें।